नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के डायमंड सेक्टर के बारे में। पिछले कुछ सालों से लगातार इसमें गिरावट देखी जा रही है। कभी इस सेक्टर में लाखों लोगों को रोजगार दिया जाता था, बट आज उन सबके ऊपर संकट के बादल छा चुके हैं। इसके पीछे क्या कारण है और क्या समाधान हो सकते हैं, ये सभी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट आई ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा। उन्होंने बताया कि कैसे पिछले 3 सालों से लगातार इंडिया की डायमंड मार्केट गिरती जा रही है। उससे हो क्या रहा है कि काफी लोग डिफॉल्ट कर जा रहे हैं, फैक्ट्री क्लोज हो रही है और लाखों नौकरियां जा रही हैं। सबसे पहले देखते हैं कि करंट स्थिति क्या है डायमंड इंडस्ट्री की इंडिया में, और उससे भी पहले हम जानेंगे कि डायमंड सेक्टर कैसे काम करता है इंडिया का। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में ज्यादा डायमंड नहीं पाए जाते, मात्र कुछ चुनिंदा जगहों पर ही आपको डायमंड मिलते हैं। तो हम इंडिया में क्या करते हैं, रफ डायमंड इंपोर्ट करते हैं। रफ डायमंड क्या होता है? जो नेचुरल डायमंड निकलता है माइन में से, जो डायमंड निकलता है उसे कहते हैं रफ डायमंड। उसे हम इंपोर्ट करते हैं और फिर इंडिया में हम उसे कट करते हैं, उसे पॉलिश करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं उससे, जो कि हाई वैल्यू पर हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि डायमंड इंडस्ट्री काम कैसे कर रही है इंडिया में। हम रफ डायमंड इंपोर्ट कर रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट पॉलिश्ड डायमंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी करंट स्टेटस अगर मैं आपको बताऊं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में शार्प डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्ट की। तो मात्र पिछले 3 सालों में 24% तक गिरावट आ चुकी है। अगर आप मॉनेटरी वैल्यू में इसे देखें तो जो अमाउंट हम इंपोर्ट करते थे 2021-22 में, वो था 18.5 बिलियन डॉलर के हम डायमंड्स इंपोर्ट कर रहे थे। बट 2023-24 में वो मात्र घट के 14 बिलियन डॉलर रह चुका है। अगर 1 बिलियन की मैं आपको इंडियन करेंसी में वैल्यू बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 8,000 के करीब आप मान लीजिए, 8,000 करोड़ के करीब आप मान लीजिए 1 बिलियन की वैल्यू। तो देख लीजिए कितनी ज्यादा वैल्यू हमने कम कर दी है। और अब हम अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट का तो इससे भी बुरा हाल है। ये 34% गिर चुका है पिछले 3 सालों में। जो 2022 में हम 24.4 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कर रहे थे पॉलिश डायमंड, वो मात्र घट के 13 बिलियन डॉलर रह चुके हैं 2024 में। अब इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि क्यों या क्या इंपॉर्टेंस है जेम और ज्वेलरी इंडस्ट्री की इंडिया की। तो सबसे पहले अगर हम जीडीपी की बात करें तो 7% इंडिया की जीडीपी के करीब इसमें ट्रेड होता है। तो कितना बड़ा अमाउंट होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7% इंडिया की जीडीपी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री पर टिकी हुई है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री अराउंड 5 मिलियन पीपल को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो 50 लाख लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और 7,000 छोटी लघु उद्योग भी इस सेक्टर से जुड़े हुए, जो कि लोकेटेड है सूरत और मुंबई में। ये दो बड़े हब है, सूरत और मुंबई। और भी छोटे छोटे यूनिट्स है, जैसे जयपुर में हो गए, थ्रीचूर में हो गए, नेल्लोर में हो गए, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता मेजर सिटीज में है। बट मेन है, सबसे मेन है सूरत। सूरत अकेला ही 8 लाख वर्कर्स को जो प्रोवाइड करता है डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री में। अब बात कर लेते हैं कि रीजंस क्या है, क्यों गिरावट आ रही है इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री में। तो इसकी काफी सारी रीजंस है, हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। पता ही होगा आपको कि दुनिया में क्या चल रहा है इस समय। काफी इन्फ्लेशन चल रही है, वॉर्स भी चल रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि लग्जरी गुड को कंज्यूम करना अभी थोड़ा कम कर रहे हैं लोग, और लग्जरी गुड्स में डायमंड्स भी आते हैं। तो इसलिए डायमंड्स की जो मार्केट है वो थोड़ी स्लो हो चुकी है। और रशिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, ये दूसरा रीजन है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, रशिया क्या है, रशिया एक मेजर डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो अभी रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो इसने जो ग्लोबल डायमंड सप्लाई है उसे स्लो कर दिया है।
तो इसलिए भी डायमंड इंडस्ट्री में अभी गिरावट देखी जा सकती है। और फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस, लोग क्या कर रहे हैं कि अभी रफ डायमंड खरीद ही नहीं रहे, उन्हें लगता है कि फ्यूचर में और ज्यादा इसके प्राइस ड्रॉप होंगे, फिर हम खरीद लेंगे, अभी खरीद के फायदा नहीं है। तो ये भी एक रीजन है। और काफी इंपॉर्टेंट रीजन, जो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन भी हो सकता है आने वाले फ्यूचर में भी, कि लोग क्या कर रहे हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब ये लैब ग्रोन डायमंड्स क्या है, ये मैन मेड डायमंड्स है, केमिकली बनाए जाते हैं लैब में, और हूबहू नेचुरल डायमंड्स की तरह दिखते हैं। वैसा ही इनकी स्ट्रेंथ है, वैसी इनकी चमक है, बट ये क्या है, ये ज्यादा अफोर्डेबल है, एथिकल है और सस्टेनेबल भी है। अगर आपको पता होगा कि नेचुरल डायमंड्स कैसे निकाले जाते हैं, तो आई होप आप एथिकल और सस्टेनेबल को समझ पाएंगे कि क्यों ये ज्यादा एथिकल और सस्टेनेबल है। अगर आपको नहीं पता कि नेचुरल डायमंड्स कैसे निकाले जाते हैं, तो एक मूवी आपको रिकमेंड करूंगा, वो है ब्लड डायमंड। वो आप देख सकते हैं कि कैसे अफ्रीकन नेशंस में फोर्स्ड लेबर के थ्रू इनको डायमंड्स निकाला जाता है, कम प्राइसेस में उनसे खरीदा जाता है और फिर हाई प्राइसेस में फॉरेन मार्केट में बेचा जाता है। तो लैब ग्रोन डायमंड्स इसका एक अल्टरनेटिव है नेचुरल डायमंड्स का, और अभी लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं इन्हें। टाइटर क्रेडिट कंडीशंस, ये भी एक रीजन है। मेनली जो डायमंड इंडस्ट्री है हैवीली डिपेंड करती है फाइनेंसिंग पर, उधार पर चलती है पूरी। बट अभी क्या, बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट काफी हाई कर चुकी है और लैंडिंग इतनी कर नहीं रही है, तो इसलिए भी थोड़ा स्लो हो चुकी है डायमंड इंडस्ट्री। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आई थिंक ये है रेगुलेटरी इश्यूज। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया हाई कॉर्पोरेट टैक्स लगाता है अफ्रीकन नेशंस पर, जहां से हम मेनली डायमंड्स खरीदते हैं। बट यूएई और इंडिया का एक पैक्ट साइन किया हुआ है, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि यूएई को 0 टैरिफ लगता है कट एंड पॉलिश डायमंड्स के एक्सपोर्ट पर इंडिया में। तो अब इससे हो क्या रहा है कि जो अफ्रीकन नेशंस है वो यूएई में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और यूएई इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है वो डायमंड। क्यों? क्योंकि यूएई और इंडिया में सीईपीए एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और यूएई को 0 टैरिफ देना पड़ता है। जिससे हुआ क्या कि यूएई का जो शेयर है रफ डायमंड के इंपोर्ट में वो 36% था, जो कि 2020 में वो 64% बढ़ गया है, और बेल्जियम का जो 37% था वो 17% पर आ चुका है। क्यों? बिकॉज यूएई को 0 टैरिफ देना पड़ता है। आई होप आपको सारी रीजंस पता चल गए होंगी कि क्या रीजंस है क्यों डायमंड इंडस्ट्री इतनी स्लो चल रही है अभी। बट अब हम जानेंगे कि इसका समाधान क्या है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके लिए। सबसे पहले तो एक्सटेंड एक्सपोर्ट क्रेडिट टर्म्स। तो आरबीआई क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट पीरियड को इंक्रीज कर सकता है, 6 से 12 मंथ कर सकता है, ताकि बायर लॉन्गर टाइम के लिए क्रेडिट ले सके। एग्जेम्प्ट फॉरेन डायमंड सेलर फ्रॉम कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि कैसे डायमंड्स पहले यूएई जा रहे हैं और फिर यूएई से इंडिया आ रहे हैं। तो इंडिया क्या कर सकती है, हमारी गवर्नमेंट की एग्जेम्प्ट कर सकती है फॉरेन डायमंड सेलर को कॉर्पोरेट टैक्स से, कि वो डायरेक्टली डायमंड इंडिया के पास आए। और रेगुलेट करना पड़ेगा सरकार को लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री को, और रिकंसीडर करना पड़ेगा जो 0 टैरिफ इंपोर्ट है, दुबई से जो 0 टैरिफ इंपोर्ट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो अफ्रीकन नेशन से मेनली डायमंड यूएई जा रहा है, वो डायरेक्टली इंडिया नहीं आ रहा है, यूएई जा रहा है और यूएई से इंडिया आ रहा है। यूएई मजे कर रहा है इसमें, यूएई को सिर्फ फायदा हो रहा है, इंडिया को कोई फायदा नहीं हो रहा। और आखिरी पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा वो है कि हमें शिफ्ट करना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की तरफ। तो आई होप आपको समझ आई होगी वीडियो, डायमंड इंडस्ट्री कैसे काम करती है इंडिया में, सब कुछ आपको पता चला होगा। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।